बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एलन डिजिटल में आपका स्वागत है और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप सभी ने पार्ट 1 में सारी चीजों को सीखा होगा। यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग इन पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए मैंने आपको कल भी कहा था कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि यहां पे हम पढ़ने वाले लोकस के बारे में। और हमने जाना था एनालिसिस में कि अगर हम बात करें लोकस की तो मोर देन 45% क्वेश्चन जो है वो लोकस से पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार मैं एनालिसिस आपको बताना चाहूंगा। पार्ट 2 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इस एनालिसिस में देख सकते हैं 10% क्वेश्चन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो हम कर चुके हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी हमने नहीं किया है, डी मॉइवर्स थ्योरम नहीं किया है। बात करते हैं लोकस की, तो लोकस का आज हमारा पहला सेशन है बेटू। लोकस के मैं 2 सेशन ले रहा हूं क्योंकि हम समझ सकते हैं इस बात को कि लोकस कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्गुमेंट की। वो भी आपको बताया जा चुका है प्रीवियस पार्ट 1 में। 17.59% इसका वेटेज है। और लास्ट की बात करें तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। तो ये बहुत बेसिक कांसेप्ट पे बेस्ड था जो हमारा पार्ट 1 था। बट पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को, इस बात को आपको ध्यान रखना है, खुद से सॉल्व करना है। इस कमिटमेंट को आपको फॉलो करना है कि सर इफ आई वांट टू स्कोर 99 परसेंटाइल, अगर आपको करना है ये काम तो डेफिनेटली सीरीज को डेफिनेटली फॉलो करना है और साथ के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है। हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, देन चेक द सॉल्यूशन, चेक द आंसर। डेफिनेटली यू विल मेक अ डिफरेंस। ओके बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन। तो आज के सेशन में सबसे पहली बात तो ये ऑब्वियस ही बात है, पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इज डिवाइडेड इनटू लोकस एंड पार्ट 4 इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, डी मॉइवर्स थ्योरम। तो टॉपिक है लोकस और पहला सवाल है बच्चों, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जेईई मेंस 2019 में पूछा हुआ सवाल है। आपको बोला गया मॉड z इज लेस देन 1, ओमेगा आपको इस तरह से दे रखा है, ओमेगा या w एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दे रखा है। तो आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है। होपफुली सभी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स सी, सभी लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब हमें क्या दिया हुआ है देखिए ये। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स w क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस का ये 1 माइनस जेड हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 5 प्लस 3z हो जाएगा बेटू। ठीक है, तो ये जाएगा 5w माइनस 5wz या ओमेगा, जो भी बोलना चाहें, डिनोशन है, कुछ भी बोल सकते हैं। हम z का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें क्वांटिटी पता है कि मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 है। मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 है। अब यहां पे देखिए ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ w माइनस 5, दैट इज इक्वल टू z कॉमन निकालेंगे तो 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ w हो जाएगा। तो z का वैल्यू हो जाएगा यहां से 5w माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ w। हो सकता है आपने कोई और तरीके से सॉल्व किया हो, डजंट मैटर, आपका आंसर सही आना चाहिए। और जो मैं बता रहा हूं मेथड ऑब्वियस सी बात है, आपको अच्छा लगेगा, उसको फॉलो भी करना है। साथ के साथ मैं आपको लोकस के बारे में भी बताते चलूंगा, जहां भी जिस लोकस की रिक्वायरमेंट होंगी आई विल टेल यू। ठीक है, तो यहां पहुंच गए। हमें पता है मॉड z लेस देन 1 है। मॉड z लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि z का वैल्यू पुट कर दिया, z का वैल्यू ये था, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स w माइनस 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ w लेस देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5 w माइनस 5 इज लेस देन 3 प्लस 5w। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, राइट। अब ये मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बच्चों हम जानते हैं कि मॉड z का स्क्वायर जो होता है वो होता है z इंटू जेड बार के बराबर। तो इसको भी अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स w माइनस 5 और इसका कॉन्जुगेट आएगा 5 का w बार माइनस 5 इज लेस देन, ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ w और इनटू में हो जाएगा 3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ w का बार। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25w इंटू w बार माइनस का 25w बार माइनस का 25w और ये हो जाएगा प्लस का 25, दैट शुड बी लेस देन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से, ये हो जाएगा 9 प्लस का 25 टाइम्स w इंटू w बार, सही बात है, और ये हो जाएगा 15 टाइम्स w और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 15 टाइम w बार। अगर आप देखेंगे तो 25 टाइम्स w इंटू w बार कैंसिल हो चुका है। यहां पे आपके पास 25 w बार आ रहा है, उधर जाके 40 टाइम्स w बार हो जाएगा, दिस विल बी 40 टाइम्स w बार कॉन्जुगेट w का। यहां पे माइनस का 25 टाइम्स w बार था, ऐड कर दिया, माइनस 25 w था, उधर आके 40 टाइम्स w हो जाएगा। सही बात है सर। और क्या बचेगा, यहां पे 9 है, यहां पे प्लस का 25 है, उधर जाके माइनस 16 हो जाएगा एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये w प्लस w आ जाएगा, w बार प्लस w और माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। अब w मान लीजिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं कि w जो है हमारे पास
वो अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो 5 इंटू ट्वाइस ऑफ अल्फा माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा आपके टाइम 5 टाइम्स अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रियल पार्ट ऑफ W, तो ये जाएगा 5 इंटू रियल पार्ट ऑफ W ग्रेटर देन 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। होपफुली सभी बच्चों का सी ऑप्शन मैच कर गया होगा। आंसर विल बी सी, 5 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ W इज ग्रेटर देन 1। तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। तो लोकस का बहुत ही बेसिक सवाल था, बस इस प्रॉपर्टी का यूज करना था कि मॉड ऑफ Z जो है वो लेस देन 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है बेटू, देखिए यहां पे इंटरसेक्शन की बात होगी। आपको पता है इंटरसेक्शन पे काफी सवाल पूछे जाते हैं, हमें 3 सेट दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करके हमें बताना होता है कि व्हाट विल बी द आंसर। तो आप देख सकते हैं सेट 1 में आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट 2 एक रीजन है और सेट 3 भी एक रीजन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 ये आपको बता रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट से सवाल को सॉल्व कीजिए। होपफुली सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए अगर हम S1 की बात करें तो S1 क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर Z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 8। यही दिया हुआ है हमें, चेक कर लीजिए आप। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मॉड है, अगर ये इसका मॉड होता, इसका मॉड होता तो क्या लिखते हम भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आज इसको 2√2 लिख दीजिए, तो 2√2 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या बात समझ में आती है आपको? हमने क्या किया, इसका मॉड निकाला, इसका मॉड आएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, और स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और इज इक्वल टू ये 8 दिया हुआ है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, आप देख सकते हैं ये आपको एक सर्कल दिखाई देगा जिसका सेंटर हो जाएगा कितना, जिसका सेंटर हो जाएगा 3,2 और रेडियस हो जाएगी आपके पास √8 यानी 2√2 के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं S2 की। S2 में बोला है कि रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर Z हमारा x प्लस आयोटा y है तो रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब कि x का वैल्यू 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है। बात करते हैं S3 की। अगर S3 सेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब Z माइनस Z बार का मतलब क्या होगा, दैट इज 2 आयोटा y, तो 2 आयोटा y का मैग्नीट्यूड दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग्स टू, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस इंफिनिटी से लेके -4 क्लोज यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। आपको सोल्यूशन तो पता ही होगा ना कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a लिखा हुआ है तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से लेके इंफिनिटी। अब ये पूरा डायग्राम हमें प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे, एक सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना हो गया 3,2 यहां पे आ गया, सही बात है। पहले चेक कर लीजिए यहां पे जो कंडीशन आ रही है ना, देख एक ही क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, y इज लेस देन इक्वल टू -4 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों को मिक्स करके। अब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब y बराबर 4 यहां पुट करके चेक करो, क्या y बराबर 4 के साथ इसका सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे ही मैंने y को 4 पुट किया, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 उधर हो जाएगा, तो x माइनस का 3 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 आएगा। हाँ बिल्कुल सोल्यूशन मिल रहा है हमें, यानी y बराबर 4 जो लाइन होगी इसको कट करेगी, तो y बराबर 4 लाइन ऐसे हो जाएगी, दिस इज y इज इक्वल टू 4। उससे अबव रीजन चाहिए, मतलब इस रीजन की बात की जा रही है, सही बात है। अगर मैं y को, ये मैं बात कर रहा हूं y बराबर 4 की, ये लाइन y बराबर 4 है, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं y इज इक्वल टू -4 की, तो y इज इक्वल टू -4 यहां पे पुट करो, -4 -2 तो -6 का स्क्वायर 36, तो 8 माइनस 36 यहां गड़बड़ हो गया, यानी y इज इक्वल टू -4 जो है वो इसके साथ नहीं होगी, वो यहां पे कहीं पे होगी, यानी इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर है एवरीवन? तो हमने दो सेट्स को प्लॉट कर लिया है। अब बात करते, अच्छा इसका मतलब तो क्या हुआ, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, भाई यहां पे तो इक्वालिटी लगी हुई है ना, इक्वालिटी लगी हुई मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होगा। अब बात करते हैं तीसरा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 का मतलब मैंने x बराबर 5 पुट किया, कहां पुट किया, यहां पे, तो 5 माइनस 3 कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 4 4, तो y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
तो y माइनस टू इज इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो बिल्कुल सही बात है, y का वैल्यू एक 4 मिल रहा होगा, यानी x इज इक्वल टू 5 लाइन यहां पे कहीं पे आ रही होगी, दिस इज x इज इक्वल टू 5। तो इससे बड़ा या बराबर, इससे बड़ा या बराबर सर्कल के ऊपर, y बराबर 4 से ऊपर और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के आगे। तो आप देख सकते हैं केवल और केवल एक ही पॉइंट कॉमन मिलेगा जो सर्कल के ऊपर है, y इज इक्वल टू 4 के ऊपर है और x इज इक्वल टू 5 के ऊपर है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे का सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा केवल और केवल एक एलिमेंट, यानी सवाल का आंसर हो जाएगा 1। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन बच्चों। समझ में आई बात? आपको रीजंस को प्लॉट करना है बहुत सिंपल तरीके से, z को x प्लस आयोटा y लेके, अगर आपने z को x प्लस आयोटा y लेके सॉल्व किया सवाल कभी गलत नहीं होगा। दिस इज द बेसिक अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ लोकस, ठीक है। बाकी आप थोड़ी बहुत चीजें समझ ही सकते हैं, धीरे धीरे लोकस आते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। तो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है देखिए, सवाल में बोला गया z हमारा x प्लस आयोटा y है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट z2 इज इक्वल टू आयोटा मॉड ऑफ z का स्क्वायर है यहां पे, और वेयर आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। तो z किस पे लाई करेगा, सॉल्व करना है फिर से पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ। नोटबुक में वीडियो को पॉज करना है, प्लीज 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 एवरीवन टेक दिस मैटर एज सीरियस, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या दिया हुआ है, z2 नहीं है, यहां पे भी z स्क्वायर ही है, ठीक है ना। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा टाइम्स ऑफ मॉड z का स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अगर z स्क्वायर की बात करें तो x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आयोटा मॉड z का स्क्वायर। मॉड z का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सही बात है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा xy एंड दैट इज इक्वल टू आयोटा इंटू x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2xy बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और एक और मिलेगा आपको, एंड वन मोर थिंग यू विल गेट, व्हाट इज दैट कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको बताना है z किस पे लाई करेगा। देखिए यहां से अगर सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2xy दैट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग x माइनस y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, और यहां से भी अगर फैक्टर करेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो बताओ कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है, बताइए कौन सी ऐसी इक्वेशन है दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रही है? डेफिनेटली अ लाइन दैट इज y इज इक्वल टू x। एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था 2020 में। लेट्स सी द आंसर, द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू सी। क्लियर है बच्चों? कुछ सवाल बहुत इजी आते हैं, बहुत बेसिक आते हैं, उसको बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जस्ट सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू आयोटा y, यू विल गेट द आंसर। लेट्स मूव अहेड। अगला सवाल क्या है देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था बच्चों। वीडियो को पॉज करना है, फिर से सवाल को सॉल्व करना है पूरी एनर्जी पूरी जोश के साथ। इफ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द equation this has a solution are p and q respectively, then 4 times p square plus q square is equal to 0। इसको सॉल्व करके बताना है कि 4 times p square plus q square का वैल्यू कितना आएगा। What will be the value of 4 times p square plus q square? सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है बच्चों, देखिए z प्लस अल्फा मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा दैट विल बी इक्वल टू 0। सही बात है। अगर मैं z की बात करूं तो z हमारे पास हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस का अल्फा, किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, z माइनस 1 का, यानी x माइनस 1 प्लस आयोटा y लिख सकता हूं इसको। कैसे? क्योंकि z को x प्लस आयोटा y पुट करूंगा तो ये x माइनस 1 एक तरफ और आयोटा y एक तरफ, और प्लस का ये हो जाएगा 2 आयोटा दैट विल बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, और फर्दर ये हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस का अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का 2 आयोटा दैट विल बी इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दूं और रियल पार्ट को अलग कर दूं। तो इमेजिनरी पार्ट तो आपके पास क्या बचा, पहले रियल पार्ट देखो। रियल पार्ट बनेगा x प्लस अल्फा टाइम्स अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, दिस इज अवर रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो प्लस का आयोटा कॉमन निकालो, यहां बनेगा y प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। दोनों ही जीरो होंगे क्योंकि ये दोनों जीरो के बराबर हैं, तो रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा।
इसका मतलब पहली बात तो ये होगा कि y इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, सही बात है, y का वैल्यू -2 आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू -2 अगर मैं इसको जीरो करूंगा। फिर इसको जीरो करते हैं, इसका मतलब ये हुआ सर कि x प्लस अल्फा टाइम्स अंडर रूट के अंदर x -1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जीरो करते हैं। y का वैल्यू मुझे पता है कि y का वैल्यू -2 होगा, तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस अल्फा, ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, और ये y का वैल्यू -2 है तो +4 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से अगर मैं अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करूं तो वो आएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर -2x प्लस 1, यानी x स्क्वायर -2x प्लस 5। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आपको बताना है क्या, देखिए, इफ द लीस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, उसके लिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, उसका जो लीस्ट वैल्यू वो है p और जो उसका लार्जेस्ट वैल्यू है वो q, तो 4 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू बच्चों आपको बताना है। ठीक है सर, देखते हैं। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो क्वांटिटी आपके सामने लिखी हुई है ना, इस क्वांटिटी की रेंज निकालनी पड़ेगी, तभी आपको पता लगेगा। और ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, आपको कुछ याद आ रहा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों? क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका है y मान लो उसको, टेक इट एज y का वैल्यू निकाल लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर माइनस का दिस विल बी 2xy प्लस का 5y, सबको एक तरफ लेके आए तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, दिस विल बी y -1 माइनस का 2xy प्लस का 5y दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे मतलब b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर माइनस 4a और c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं कि 4y कॉमन आ चुका है, तो 4y अगर हमारे पास कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, देखिए दिस विल बी 4y, यहां हमारे पास बचेगा कितना y, और माइनस का y भी कॉमन आ गया ना, तो क्या बचेगा देख लेते एक बार, यहां पे बचेगा y माइनस का, यहां बचेगा y -1 और इनटू में बचेगा हमारे पास 5 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये, ठीक है, तो अब हमारे पास होगा, ये होगा 4y, लेट्स सॉल्व इट, ये हो जाएगा 5y, y माइनस 5y और प्लस का 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 4y, दिस विल बी 5 माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी इसको लिख सकता हूं y इंटू 4y माइनस 5 दैट इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, y बिलोंग करेगा 0 से लेके 5/4 तक, सही बात है, यानी अल्फा स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके 5/4 तक, सही बात है, सही बात है कि नहीं बच्चों, सही बात है। इसका मतलब अल्फा क्या मैं बोल सकता हूं, क्लोज ब्रैकेट -√5/2 से लेके √5/2 तक जाएगा, अल्फा बिलोंग करेगा -√5/2 से लेके +√5/2, और यही तो अल्फा का लीस्ट और मैक्सिमम वैल्यू है। अल्फा का लीस्ट वैल्यू आ रहा है माइनस का √5/2 और लार्जेस्ट वैल्यू आ रहा है √5/2। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वैल्यू निकालना था 4 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स p का वैल्यू है लीस्ट, यानी वो तो कैसे भी करो, स्क्वायर का सम है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये भी हो जाएगा 5/4 और ये भी हो जाएगा 5/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10/4, द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू 10। तो देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है बच्चों, हेड्स ऑफ टू एवरीवन जिसने भी इसका आंसर निकाल दिया, बोलो इसका आंसर निकला क्या, निकला सभी का, सर कुछ बच्चों का निकल गया कुछ का नहीं निकला, कोई बात नहीं, इट्स ओके, आपने ट्राई किया वो बहुत अच्छी बात है। ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि z को x प्लस आइटा y पुट किया, अल्फा का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ x, वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर की टर्म मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो सॉल्व करने का तरीका y अज्यूम करा, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू एक तरह से y के बराबर है, तो बस अल्फा बिलोंग कर गया -√5/2 से लेके √5/2। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया होगा, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 10 के बराबर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, एक और लोकस सीखने को मिलेगा यहां से, है ना, एक और लोकस बच्चों आपको सीखने को मिलेगा यहां से। देखिए अच्छा एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर यहां पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इससे आप क्या समझते हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 से आप क्या समझते हैं बताइए, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, ये बात समझ में आती है, z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, रिमेंबर दिस थिंग, है ना। चलिए तो सवाल को सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व द क्वेश्चन फटाफट से।
होपफुली सभी लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हुआ इस सवाल को। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इस सवाल का सॉल्यूशन क्या हो सकता है बच्चों? देखिए क्या आंसर आ सकता है। हमें वैल्यू निकालनी है z+3 आयोटा के मॉड की। काफी सारी कॉम्प्लिकेशन है, तीन तीन चीजें पूछी गई है। ये हमें दिया हुआ है एक लोकस, ये हमें दिया हुआ है, इसके बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। ये क्या है? दिस इज अ सर्कल। सबसे पहले इसको देखते हैं। अगर मॉड z इज इक्वल टू 5/2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका स्क्वायरिंग कर लें सर, तो मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4 हो जाएगा सर। मॉड z का स्क्वायर का मतलब हमेशा ध्यान रखिए वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 25/4। ये हमारा पहला रिलेशन है जो हमें मिला है। कहां से? मॉड z इज इक्वल टू 5/2 से वी हैव गॉट वन रिजल्ट। ये हमें एक रिजल्ट पता लगा कि मॉड z अगर 5/2 के बराबर है तो हमें सर्कल मिलेगा इस तरह से। अब आते हैं सेकेंड लोकस में। सेकेंड लोकस है हमारे पास मॉड ऑफ z माइनस आयोटा डिवाइड बाय z+2 आयोटा, और इसका वैल्यू हमें 1 दे रखा है। अगर मॉड के अंदर z1 अपॉन z2 दिया हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको मैग्नीट्यूड ऑफ z1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ z2 आप लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिएगा ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस आयोटा डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ z+2 आयोटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर आ गया। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस आयोटा दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z+2 आयोटा। सही बात है सर। ये क्या है सर? ये जो है इस पे फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस आयोटा बराबर है z+2 आयोटा के मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब क्या होगा? चलो लिख के देखते हैं बच्चों, चलो लिखते देखते हैं इस बात को कि ये एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज रिटर्न? भाई लोकस समझना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड ऑफ z माइनस z1 ये दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z2, इसका मतलब क्या होगा? कि z का z1 से जो डिस्टेंस है और z का z2 से जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं, दोनों इक्वल है। इसका मतलब z कहां पे लाई करेगा? z लाई करेगा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के? z1 और z2 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे z लाई करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी मॉड ऑफ z माइनस z1 बराबर मॉड ऑफ z माइनस z2 आता है, इसका मतलब z जो है वो z1 और z2 को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इसका मतलब z विल लाई, क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे? z विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। सही बात है, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। क्या पॉइंट है ये माइनस का आयोटा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस का आयोटा? क्या ये पॉइंट 0,1 हो जाएगा? सही बात है सर। लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? z+2 आयोटा। इसका मतलब 0,-2, यानी एक लाइन आ गई। इस तरह से बना लू इसको। देखिए यहां पे ये पॉइंट हो गया 0,1, ये पॉइंट हो गया 0,-2। अब z जो है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा कहीं पे। सही बात है। अब z अगर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा तो मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि z का y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? मतलब z आपका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, पर एक बात तो फिक्स है कि z का y कोऑर्डिनेट तो सेम होगा। वो y कोऑर्डिनेट निकालोगे कैसे? मतलब z इस टाइप का होगा आपका x प्लस आयोटा y कैसे निकलेगा बताओ? इन दोनों का मिड पॉइंट, तो 1 - 2 -1/2। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यानी y का वैल्यू -½ होगा, यानी z जो होगा वो y बराबर -½ वाली लाइन पे लाई करेगा बच्चों। मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कभी भी इस तरह का सवाल आपके सामने आए तो डील कर पाए उसके साथ। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ मी। ठीक है, तो y का वैल्यू -½ आ गया, यानी y बराबर -½ पे लाई करेगा। सर y तो पता लग गया, अब x कहां से लाएंगे? x तो आपको ऑलरेडी पता है। कैसे? यहां से निकल जाएगा x² + y² = 25/4। इसका यूज करेंगे तो आपको मिलेगा x² प्लस का y² दैट इज 25/4। तो ये हो जाएगा x² + y² मतलब 1/4 दैट इज 25/4। तो x² का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 6 के बराबर। 25/4 - 1/4 इज 24/4 दैट इज 6। तो x² का वैल्यू 6 आ गया। अब देखिएगा हमें वैल्यू निकालनी है z+3 आयोटा के मैग्नीट्यूड की। तो आपका z कितना आ गया बाद में देखेंगे, पहले सुनिए ध्यान से। हमें वैल्यू निकालनी किसकी? z+3 आयोटा के मैग्नीट्यूड की। z क्या आपके पास? z है सर हमारे पास x+3 आयोटा y, मतलब z को x प्लस आयोटा y लिख दूं तो x प्लस y प्लस 3 आयोटा, ये आपका z है इस तरह से। सही बात है, मतलब हमने z को लिख दिया x प्लस आयोटा y, आयोटा वाली टर्म y के साथ ऐड हो जाएगी मतलब 3, तो y प्लस 3 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर हमारे पास 6 है, प्लस वाई प्लस 3 का मतलब वाई का वैल्यू माइनस हाफ है, 3 माइनस 1/2 5/2, 5/2 का स्क्वायर इज 25/4। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये आपके पास फाइनली सॉल्व करने से आ जाएगा 49/4 का अंडर रूट, दैट इज 7/2। तो करेक्ट आंसर हमारे सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना बच्चों। अमेजिंग सवाल। लोकस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है, हम लोकस से बहुत डरते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार क्या होता है, जैसे ही हमने ये चीजें देखी वैसे ही हमारे साथ ये हो गया कि हम इस सवाल को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। एम आई राइट? क्या मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं आपको? सत्य कथन है भाई, अनुभव के आधार पर आपको बोल रहा हूं कि जैसे ही हम ये मॉड वॉड वाली क्वांटिटी देखते हैं, इस तरह से बहुत सारे जेड अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारी टेंडेंसी होती है कि उस सवाल को हम नहीं कर पाएंगे या हम वो सवाल नहीं बना पाएंगे। कभी भी ऐसा मत सोचो। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत आसान चैप्टर है अलजेब्रा का, इसका सवाल अगर आए तो डेफिनेटली करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। आप चैलेंज लेते हैं इस बात का कि सर डेफिनेटली हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल तो फोड़ के आएंगे। यस और नो एवरीवन, जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो ये 7/2 आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू सी। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये है अगला सवाल। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो बताइए क्या होगा, मतलब किसको सेटिस्फाई करेगा, एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि z आपका एक्स प्लस आयोटा वाई है, मॉड z माइनस 2 0 है, और एक रिलेशन और दे रखा है। तो बताओ एक्स और वाई किस रिलेशन को। अब ये सवाल आप अपने आप कर सकते हैं। जेईई मेंस 2022 में पूछा गया था। वीडियो को पॉज करना है और सवाल को सॉल्व करना है फटाफट से, है ना। वीडियो को पॉज करना है बेटू और सवाल को सॉल्व करना है पूरी ईमानदारी के साथ। क्या आंसर हो सकता है इस सवाल का? चलिए, तो होपफुली सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, सबसे पहली बात दिखी हुई कि मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 के बराबर है। अगर मॉड ऑफ z का वैल्यू 2 के बराबर है, इसका मतलब फिर से स्क्वायरिंग, मॉड ऑफ z स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4 के। मॉड ऑफ z स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमेशा ध्यान रखना, मॉड z जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पर मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 4 है। ये हमारी पहली इक्वेशन है। सही बात है सर। अब यहां पे आप एक बात नोट कीजिए कि z माइनस आयोटा इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 5 आयोटा दिया हुआ। इससे कुछ समझे आप? सर ये प्रीवियस सवाल में तो यूज हुआ था। यस सर, प्रीवियस सवाल देखते हैं एक बार। सर कौन से ईयर में पूछा गया था? सर 2020 में पूछा गया था। सर जिन बच्चों ने 2020 के सवाल की प्रैक्टिस की होगी तो डेफिनेटली उन्होंने 2022 वाला ये वाला सवाल भी बना दिया होगा। यस सर। तो क्या आप ये चीज समझ रहे हैं कि हमारे लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है? इस बात को एलन भी आपके लिए समझ रहा है। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू अ पीवाईक्यू सीरीज। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है ये बात कि आपके लिए एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस रिपीटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है वो तो रिपीट हो ही सकता है ना। अब वो कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो गया। अब रिपीट हो गया तो भाई जिन्होंने वो सवाल सॉल्व किया होगा 2022 में जाने वाले बच्चों ने, तो डेफिनेटली सवाल को फोड़ के आए होंगे। तो दैट इज द मेन रीजन। और दूसरी बात, काफी बच्चों ने पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये एक बहुत अच्छा रिवीजन है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सॉल्व करने पीवाईक्यू। इससे बेस्ट रिवीजन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑल द कॉन्सेप्ट, ऑल द क्वेश्चंस आर क्रिस्प। सारी चीजें आपको बेस्ट टू बेस्ट मिल रही है। पीवाईक्यू तो बहुत सारे, पर जिससे आप सीख जाओ, सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, पूरा चैप्टर का क्रक्स आपको मिल जाए, दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज, है ना। इसीलिए आपको दी जाए। ठीक है, तो मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस आयोटा 5 आयोटा। अच्छा, तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, z will lie on perpendicular bisector of, सही बात है, perpendicular bisector of, lie on perpendicular bisector of line joining, सही बात है, line joining। बताओ कौन कौन से पॉइंट है? पहला पॉइंट कितना आएगा बेटू, वो 0,1 आएगा। दूसरा पॉइंट कितना आएगा, 0,-5। इसका मतलब z किस पे लाई करेगा, 0,1 यहां पर है, दिस इज 0,1, ये है 0,-5 यहां पर है। z इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा, यानी z यहां पे कहीं पे भी हो सकता है। इसका मतलब एक बार तो प्रीटी मच श्योर है कि z जो है उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया, और z जो है हमारा किस टाइप से दिखाई देगा, x प्लस आयोटा y टाइप का, वेयर y विल बी इक्वल टू इनके y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, यानी 1-5 डिवाइड बाय 2। सही बात है, 1-5 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी इक्वल टू -2। तो z हमारे पास आ गया x माइनस 2 आयोटा। सही बात है। और x और y में रिलेशन क्या है, ये रहा, y का वैल्यू -2 आ गया, यहां पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर था, दैट विल बी इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 था,
तो x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू -2 आ रहा है, तो -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x का वैल्यू यहां से तो 0 आ गया। भैया हमें x का वैल्यू 0 मिल गया और y का वैल्यू -2 मिल गया, है कोई ऑप्शन जो सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करते हैं। अगर x को 0 पुट करूंगा, y को -2 पुट करूंगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। x को 0 y को -2 नहीं करेगा, x को 0 y को -2 ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, x को 0 y को -2 ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी करेक्ट आंसर जो है, वैसे तो सच बात बताऊं काफी लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा, मेनी ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन बिकॉज यू हैव डन द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज द थिंग विल गो, है ना। यही चीजें तो आपको सिखाएगी। अब आपने उस सवाल को देख के अगर ये सवाल बनाया है तो हो सकता है इस तरह का कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप उसको कर पाएंगे। द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, सही जवाब है सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली मजा आ रहा होगा आप सभी को। मैंने बार बार ये बात कही है, डिफरेंट क्वेश्चंस आई हैव टेकन, जिसकी मदद से आप काफी सारे लोकस को सीख जाएंगे, है ना। मतलब ऑलमोस्ट कोशिश ये की कि सारे लोकस आपके सामने रख दी जाए और सारे लोकस के साथ आप डील करना सीख जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2019 का सवाल है। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 9 है, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 -3 -4 आयोटा 4 है। तो हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 Z2 की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। सॉल्व करिए सभी लोग, प्लीज सॉल्व इट एवरीवन। मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ Z1 Z2 कितना आएगा, यहां से पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए होपफुली सभी ने सॉल्व कर दिया होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई फिर से, सर ये मिनिमम मैक्सिमम आता है ना जब Z का, तो हमें दिक्कत आती है। मतलब ये जो लाइन है ना, दिस लाइन हर्ट्स, यस और नो, दिस लाइन डेफिनेटली हर्ट्स। जहां पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का मिनिमम मैक्सिमम पूछते हैं ना, दिक्कत आती है। भाई लोकस देखो कितने आसान है, ये लोकस देखते ही आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए आपको। ये दोनों लोकस क्या है बताओ, आप लोग बताओ, ये दोनों लोकस क्या है बताओ, अरे बोलो, मतलब फील करो, सर्कल है, यस और नो। यानी आपको दिख रहा है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज इक्वल टू 9 बोलूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा। सही बात है सर, इसका मतलब ये एक सर्कल हो जाएगा सर, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। अच्छा इसका 9 है ना, तो ये 81 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दिया हमने। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 81। यानी Z का जो लोकस होगा वो सर्कल होगा जिसका सेंटर जो होगा वो 0,0 होगा और रेडियस जो होगी वो 9 के बराबर होगी। राइट सर, दूसरा देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 -3 -4 आयोटा दैट इज इक्वल टू 4। जी सर, यहां पे आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख सकता हूं x -3 प्लस का आयोटा y -4 और इस पूरे का मैग्नीट्यूड ये 4 है। सही बात है, Z2 को फिर से हमने x प्लस आयोटा y ले लिया, मतलब x और y के रेफरेंस में ही लिख रहा हूं मैं, है ना। x1 y1 और x2 y2 नहीं ले रहा हूं, एक तरह से दोनों लोकस आपको दिखा रहा हूं। तो ये आपको दिखेगा इसका मैग्नीट्यूड यानी x -3 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग भी कर दिया, और दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है सर, ये दो लोकस आ गए आपके सामने, एक सर्कल है और दूसरा भी सर्कल है। ध्यान रखिए, पहले भी बता दिया, मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R टाइप का अगर लिखा हुआ है तो वो सर्कल है विद सेंटर Z नॉट एंड रेडियस R। यहां पे आप देख सकते हैं अगर मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू R लिख दिया, इसका मतलब ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस R के बराबर है। यहां पहुंच गए, इसका सेंटर किसके बराबर है बताइए, ये C1 बोल देते हैं, इसको R1 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं। C2 कितना आ रहा है, दैट इज 3,4 और R2 कितना आ रहा है हमारे पास 4 के बराबर। अब हमें Z1 माइनस Z2 का मिनिमम वैल्यू बताना है, यानी Z1 और Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये हमें बताना है। कैसे सॉल्व करें, व्हाट यू हैव थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्या सोचा आपने इस सवाल में, कैसे आप Z1 और Z2 का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सर यहां पे अगर दोनों सर्कल है ना, एक काम करते हैं, दोनों के रिलेटिव पोजीशन निकाल लेते हैं सर, बढ़िया रहेगा सर। मैंने कहा ठीक है कर लो। रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स कैसे निकालते हैं सर, भाई सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस निकाल लो, रेडियस का सम करके देख लो, रेडियस के डिफरेंस का मॉड लेके देख लो, जो भी रिलेशन बनता है उससे रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल पता लग जाएगी। ये बात तो सही है सर आपकी। तो हमने क्या किया, पहले C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाला। C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकाला होता, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, क्या वो 5 आ रहा है। सर R1 प्लस R2 भी निकाल लेते हैं सर, बिल्कुल सर निकाल लीजिए। R1 प्लस R2 का वैल्यू आएगा 13 के बराबर, बिल्कुल सर। मॉड ऑफ R1 माइनस R2 भी निकाल लीजिए सर, बिल्कुल। ये 9 है, ये 4 और ये 5 के बराबर आ रहा है। कोई रिलेशन दिखा आपको, आर यू एबल टू सी एनी ऑफ द रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपको दिखाओ तो बताइए। हाँ सर, हमें एक रिलेशन दिखा कि C1 C2 जो है वो मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर आ रहा है, और C1 C2 अगर मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। भाई आपको पता है कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो सर्कल दो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, दोनों एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। यानी अगर मैं एक बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल आया जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। सर ये दूसरा वाला सर्कल कौन सा है? जिसकी रेडियस कम है, यानी ये वाला जो है आपका Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है लोकस, और ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है, क्योंकि इसकी रेडियस 9 है। इसका सेंटर आपको पता है कि 0,0 है। सही बात है सर। इसका सेंटर है सर 3,4 के बराबर सर, और इसकी रेडियस आपको पता है 4 है, और इसकी बड़े वाले की सर्कल। अब आप मुझे बताइए कि Z1 तो बड़े वाले सर्कल पे, क्योंकि बराबर दिया हुआ है ना, देखो मॉड ऑफ Z1 मतलब 9, तो Z1 तो उस सर्कल पे मूव कर रहा है। किस वाले पे? बिगर सर्कल। ऑन बिगर सर्कल Z1 इज मूविंग। Z2 कहां पे मूव कर रहा है सर? Z2 छोटे वाले सर्कल पे मूव कर रहा है। यस और नो? Z2 छोटे वाले सर्कल पे मूव कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 मतलब Z1 और Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी? कौन बता सकता है? Z1 और Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितनी आएगी? बताइए जल्दी से। अरे खत्म सवाल। Z1 और Z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। यहाँ पे दिस पॉइंट, यहाँ पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? जब दोनों एक दूसरे को टच ही कर गए तो मिनिमम डिस्टेंस तो क्या हो गया बच्चों? सर 0 के बराबर हो गया। यस और नो? दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। क्लियर है सबको? तो ये बातें ध्यान रखिए कि कभी भी आपके पास ये सवाल आ जाए इस तरह का, मिनिमम मैक्सिमम और सर्कल्स हो, तो सर्कल्स के केस में आप रिलेटिव पोजीशन ध्यान रखिए। मैं आपको बता भी देता हूं, मान लीजिए C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ गया, तो सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और C1 C2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 आ गया तो इंटरनली टच कर रहे हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका मतलब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यानी C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगर इन रिलेशंस का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं लोकस में आपको बेनिफिट मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारी बातें बता दी आपको इस सवाल में। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहां लिख देता हूं, एक Z है, एक Z बार है, एक Z बार माइनस का ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बार है। सही बात है सर। और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट। साइड 4 यूनिट दिया हुआ है आर्गेन प्लेन में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए। 4 वर्टिसेस आपको दिए रखे हैं स्क्वायर के, स्क्वायर की साइड आपको पता है, आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z का वैल्यू कितना आएगा। सॉल्व इट एवरीवन। होपफुली सभी ने वीडियो को पॉज करके सवाल को अटेम्प्ट कर लिया होगा, एटलीस्ट अटेम्प्ट किया होगा। सॉल्व हुआ ना हुआ वो अलग बात है, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चा सवाल को अटेम्प्ट करे, गिव अप ना करे यार। देखो गिव अप करना एक बहुत गलत बात है, गिव अप हमें बिल्कुल भी नहीं करना है ना। याद रखिए कि आपके जो एग्जाम आने वाले हैं ना, तो आपको काफी अनुभव है, तो इस बार ध्यान रखना, इस बार जो शुरुआत होगी ना वो शून्य से नहीं होगी, अनुभव से होगी। तो ये आपका पहला चैप्टर है, तो शुरुआत जो है ना ये शून्य से नहीं हो रही है, अनुभव से हो रही है। आपने बहुत कुछ सीखा है, तो बस आपको अपना अनुभव लगाना है। डेफिनेटली यू विल रॉक, आप फोड़ के आओगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं और 4 वर्टेक्स हमें पता है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार व्हाट इज हैपनिंग। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया। इसके करस्पॉन्डिंग दिया हुआ ना, द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है Z, ये वाला वर्टेक्स। दूसरा वर्टेक्स को हम बोल देते हैं Z का कॉन्जुगेट। तीसरा वर्टेक्स है हमारे पास Z का कॉन्जुगेट माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z का कॉन्जुगेट। सही बात है। और डी वर्टेक्स हमें दिया हुआ है क्या? वो दिया हुआ है Z माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z। भाई एक बात मुझे बताइए, ये सारी साइड्स की लेंथ 4 है, यस और नो? क्योंकि स्क्वायर की साइड ही 4 है। इन सारी साइड्स की लेंथ अगर 4 के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z बार जो है वो 4 के बराबर है? सर कैसे लिखा आपने? अभी सिखाया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बताया था। अगर एक Z1 है एक Z2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी मॉड ऑफ Z माइनस Z बार। यहां पे एक Z है एक Z बार। ठीक है, तो ये आपने कौन सा डिस्टेंस निकाला? ये ए बी डिस्टेंस निकाल दिया आपने। सही बात है सर।
सर हम BC डिस्टेंस निकाल लेते हैं, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। BC डिस्टेंस कितना आएगा, कैसे भी लिख लो, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z बार माइनस Z बार और माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z बार, इस पूरे का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू अगेन 4। सही बात है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए Z बार से Z बार कैंसिल हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 4। सही बात है। अब यहां से मुझे बताइए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो रियल पार्ट ऑफ Z का कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ये 2 आ गया, क्योंकि 2 तो हमने कैंसिल कर दिया। सही बात है सर। अब मुझे एक बात बताइए यहां से, अच्छा इससे भी कुछ लिख सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। Z क्या है आपका, x प्लस आयोटा वाई ले लेते हैं। अगर Z आपका x प्लस आयोटा वाई है तो Z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई, उसका रियल पार्ट ऑफ क्या होगा, x, यानी क्या मैं मैग्नीट्यूड ऑफ x को 2 बोल दूं? बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करें यहां पे, तो ये हमारी कंडीशन थी Z माइनस Z बार का मॉड दैट विल इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर है। व्हाट इज Z माइनस Z बार, भाई Z हमारा x प्लस आयोटा वाई है, वो x माइनस आयोटा वाई है, तो 2 आयोटा वाई हो जाएगा, ये 2 आयोटा वाई का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ y जो हो जाएगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। सही बात है। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ Z निकालना है, क्या निकल जाएगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z, बताइए व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ Z। सर मैग्नीट्यूड ऑफ Z हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉड x का स्क्वायर क्या होगा, वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, इसका स्क्वायरिंग कर लो ना, तो ये 4 प्लस 4 हो जाएगा, तो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी अगेन 4, तो दैट विल टर्न्स आउट टू बी 2 रूट 2। लेट्स चेक विच ऑप्शन इज मैचिंग, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक। भाई ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन आता है और आपको दोनों की साइड लेंथ पता है, तो उसका लेंथ निकालने का सिंपल सा तरीका मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, दोनों वर्टिसेस का बीच का डिस्टेंस होगा Z1 माइनस Z2, एक वर्टेक्स पता है दूसरा वर्टेक्स पता है, देन यू आर थ्रू। तो इसका सही जवाब हम चेक कर लेते हैं, इसका सही जवाब आएगा 2 रूट 2 के बराबर एंड दैट इज डी ऑप्शन। अगेन इजी प्रॉब्लम 2020 में आने की पॉसिबिलिटी आपको पता है, अगर आपने अच्छे से कर लिया तो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से यहां पे सेट का सवाल आया है, फिर से यहां पे सेट का सवाल आया है 2021 में। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है। आपके पास 3 सेट है, S1, S2, S3, तो आपको बताना है S1, S2 और S3 के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे। राइट, सॉल्व कीजिए इसको। S1, S2, S3 के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आएंगे आपको ये बताना है बच्चों। ठीक है, करिए सवाल को सॉल्व वीडियो को पॉज करके। ठीक है, होपफुली सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, है ना, होपफुली सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। ध्यान रखिएगा एक एक सेट को सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व वन सेट, एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे पहले सेट की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ स्पेस है, इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। यहां बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू रूट 2। सही बात है सर, इसका मतलब क्या होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं सर x माइनस 1 प्लस का आयोटा y का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू रूट 2। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा और स्क्वायरिंग कर दो तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। यानी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 1,0 होगा और रेडियस रूट 2 के बराबर होगा। सही बात है, ये हमारा पहला लोकस आया, ध्यान रखना दिस इज S1, ये S1 की बात चल रही है यहाँ पे कि हमारा एक सर्कल आया जिसका सेंटर 1,0 होगा, रेडियस रूट 2 होगी, पर ध्यान रखना लेस देन इक्वल टू रूट 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारा जो Z है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होगा या फिर सर्कल के अंदर होगा, इनसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज सेट S1। बात करते हैं सेट S2 की, व्हाट इज S2। अगर मैं S2 की बात करूं यहां से, तो Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू Z, ये हमें निकालना है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू में Z, ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो होती है लेंथी होती है, इसका रियल पार्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका रियल पार्ट निकालना है। क्या आप देख पा रहे हैं इसका रियल पार्ट कब मिलेगा, जब 1 x से मल्टीप्लाई होगा तो x, जब माइनस आयोटा प्लस आयोटा y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर y, तो कितना मिलेगा, प्लस का y बनेगा, दैट इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक द कैलकुलेशन, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, मेरे को केवल रियल पार्ट से मतलब था, इस बात का ध्यान रखिए, तो x और माइनस आयोटा स्क्वायर y, माइनस आयोटा स्क्वायर y का मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है तो प्लस y। ये हमारा सेकंड लोकस आया एक लाइन कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1।
तीसरे लोकस की बात करते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1। ये तो बहुत आसान है। S3 तो बहुत ही आसान है। S3 में हमें क्या बोला गया है, देखिए S3 में हमें बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट है ना z का, वो 1 के बराबर है या 1 से छोटा है, राइट। तो इसका मतलब z का इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, z का इमेजिनरी पार्ट y होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अब इन तीनों को प्लॉट करना है और देखना है कि तीनों के इंटरसेक्शन में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं। थोड़ा सोच समझ के करेंगे इस सवाल को। देखिए सेंटर 1,0 है, रेडियस 2 है। सेंटर 1,0 है, रेडियस आपका 2 है। देखिएगा सभी लोग, सेंटर 1,0 यहां पे आ गया, रेडियस इसका √2 है। √2 है मतलब 1 से बड़ा है। तो सर्कल क्या इस तरह से कुछ बन जाएगा। अगर मैं यहां पे इस तरह से बना लूं सर्कल को, लेट अस सपोज सर्कल इज लाइक दिस, मतलब इस तरह से एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये बना लिया हमने सर्कल। अब यहां पे क्या बोला गया, सुनिएगा ध्यान से, ये सेंटर आपका 1,0 आ गया, ठीक है सर। फिर बोला गया है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है? अगर पता लगा सकते हैं तो कैसे पता लगाएं भाई, बताइए। इस सर्कल की इक्वेशन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 2 में हम क्या करें, x को 0 पुट कर दें तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू +-1 आ जाएगा। भाई हमने ये पॉइंट निकाला कि सर्कल y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए हमने x को 0 पुट कर दिया। तो डेफिनेटली ये पॉइंट भी पता लग गया, दिस इज 0,1 और ये 0,-1 हो जाएगा। ये कट कर रहा है इसको, ठीक है भाई। ज्योमेट्री सही होना जरूरी है ना। आप सोचो कि ज्योमेट्री अच्छी नहीं है और आप लोकस सीख जाओ, तो इतना आसान नहीं है। x + y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x को 0 पुट करोगे तो y1, y को 0 पुट करोगे तो x1। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी, लाइक दिस, यस और नो। ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही होगी हमारे सामने। ओके ओके ओके। फिर उसके बाद क्या बोला गया, इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन, सर्कल के अंदर वाला या सरकमफ्रेंस वाला पोर्शन। तो आप समझ रहे हैं, फील ले रहे हैं थोड़ा सा। रीजन क्या आ रहा है आपको दिख रहा है यहां से। अगर मैं रीजन की बात करूं आपसे, तो इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन, इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन लाइक दिस, सर्कल के अंदर वाला पोर्शन या सरकमफ्रेंस वाला पोर्शन। और एक और बात है, y इज लेस देन इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 कैसी आएगी लाइन, y इज इक्वल टू 1 लाइन ऐसी आएगी, दिस इज y इज इक्वल टू 1, इसके अंदर वाला पोर्शन। तो आप पूरा रीजन आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। ये आपका पूरा रीजन है जिसके बारे में बात की जा रही है। होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं आप सभी को। ये हमारा पूरा रीजन है जिसके बारे में बात की जा रही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि बोला गया कि y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो ये y बराबर 1 लाइन होगी। तो y बराबर 1 लाइन होगी, तो y से नीचे, y इज लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब 1 से छोटा। x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब x प्लस y वाली जो लाइन आ रही है ना, x प्लस y इज इक्वल टू 1, उससे ऊपर और सर्कल के अंदर या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। गेटिंग माय पॉइंट? सर्कल के अंदर या सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। तो क्या आंसर आपको दिखाई दे रहा है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप लोकस के सवालों को सॉल्व करेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा ज्योमेट्री सही तरीके से बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर ज्योमेट्री सही नहीं बना तो डेफिनेटली गलती हो सकती है। क्योंकि यहां पे हो सकता है एक आध पॉइंट मिलता, अगर वो भी आप मिस्टेक कर देते तो आपको आंसर नहीं मिलता, यू विल लूज सम आंसर। क्लियर एवरीवन? तो यहां पे आप देख सकते हैं कि कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, बताइए। इज अ सिंगलेटन, मतलब एक ही एलिमेंट आ रहा है। हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, हैज एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स। तो बताइए कौन सा आंसर आपको दिखाई दे रहा है? इस सवाल का आंसर होगा हैज इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स, यानी एक मिनट 3 एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यहां गलत लिखा हुआ है। यहां पे इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, है ना, सी ऑप्शन। द करेक्ट आंसर विल बी इक्वल टू सी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। तो ज्योमेट्री वाले सवालों में मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ज्योमेट्री वाले के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात यह है कि ज्योमेट्री सही तरीके से बनाए, इक्वेशन आप मैनेज कर लोगे, पर ये ध्यान रखिएगा कि लेस देन इक्वल टू है तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 होता तो इसके नीचे वाला पोर्शन होता, बिलो पोर्शन। समझ रहे हैं बात को? ठीक है। तो यहां पे हमें मिलेंगे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट, क्योंकि पूरा रीजन हमें मिल रहा है और पूरे रीजन में यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा? हाँ, तो अगला सवाल देखिए, अल्फा बीटा जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, लैम्डा का वैल्यू 1 से बड़ा है, इफ अंडर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक नया तरह का सवाल है
जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सॉल्व करना है। आज मैंने आपको बहुत सारे लोकस के बारे में बताया है ना, वी हैव टॉक अबाउट सो मेनी लोकस, और नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट पार्ट जो भी आ रहा है उसमें भी आप काफी सारे लोकस के बारे में सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल को ऑब्जर्व कीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करिए, सवाल को सॉल्व करिए। इफ दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब उसने बोल दिया ये एक सर्कल है, उसने बोल दिया कि एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, तो इसका रेडियस बताना क्या आएगा, सोचिए। रेडियस नहीं बताना, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अटेम्प्ट कर लिया सभी बच्चों ने, हैव यू ऑल अटेम्प्टेड? चलिए देखते हैं कि सवाल में क्या होगा। अगर हमें बोला, पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, उसका जवाब दीजिएगा कि अगर ये पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट अगर Z2 है, और मैं यहां पे Z बोल दूं, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को Z बोल दूं, तो Z1 Z2 के बारे में अगर मैं कमेंट करूं तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट से, क्योंकि ये सेंटर है। तो क्या आप मुझे इनमें एक रिलेशन बता सकते हैं? ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री होगा। सर 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि डायमीटर है, और डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री एंगल फ्रेम करती है, यस और नो। तो यहां से जो रिलेशन बनेगा वो कैसा रिलेशन बनेगा बताओ सर? यहां से जो रिलेशन बनेगा वो इस टाइप का रिलेशन बनेगा सर, मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ये एक नई बात है जो आज आपने सीखी है ना, ये एक और नई बात। क्या मैं सर्कल का इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं? बोलो यस और नो। लिख सकते हैं, क्योंकि Z1 और Z2 डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। Z हमारा सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताइए? मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z2। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2। तो अगर मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो मुझे Z में एक रिलेशन मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो कोई मुझे बताएगा कि यहां पे ये इसको रेडियस नहीं बोल सकते डायरेक्टली, आप इसको रेडियस बोल दो। नहीं, ये पता है कि Z1 Z2 डायमीटर के एंड पॉइंट है। इस वाले केस में अगर सर्कल दिखता है तो रेडियस कितनी आएगी? तुम बताओ, खुद सोचो, रेडियस कितनी आएगी? खुद सोचो, बताओ। अगर इस सवाल की मैं बात कर रहा हूं, रेडियस कितनी आएगी? भाई ये सर्कल आपको ऐसे ही तो लिखा हुआ है, Z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस Z माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखो उन्होंने क्या किया, एक नया लोकस यूज कर लिया। जो बच्चे कम पढ़ते थे, मतलब पढ़ते थे ऐसी बात नहीं है, मतलब उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों को कि लोकस लिखा हुआ क्या है, क्योंकि मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R, ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि सर्कल का इक्वेशन होता है, पर सर्कल का इक्वेशन इस तरह से तो लिखा जा सकता है, यस आना। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस क्या होगी, तो क्या मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 अपॉन 2? यस और नो? सर ये क्या कर दिया आपने, समझो। मैंने रेडियस को कैसे लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय 2। सोचिए अब इसके बारे में, थिंक अबाउट इट। क्या ऐसा लिख सकते हैं? क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 है और वो डायमीटर है, तो रेडियस होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 2। समझ में आता है सबको? मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय 2, ये इसका रेडियस हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय 2 ये रेडियस है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है सवाल में? सर अंडर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1 के दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ओके सर, ओके। तो क्या करें सर अब यहां पे? आप सोचो क्या करें। यहां पे Z1 और Z2 का काम कौन कर रहा है? अल्फा और बीटा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा माइनस 1, क्योंकि जिस हिसाब से सर्कल लिखा हुआ है उस हिसाब से अल्फा और बीटा क्या होंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट्स ही तो होंगे। सही बात है, उस हिसाब से अल्फा और बीटा क्या होंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट्स ही तो होंगे बच्चों। दे विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। ओके सर, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 2 ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, यहां से ये लिख दिया हमने रेडियस है। अच्छा, तो ये रेडियस और किसके बराबर आएगा? सोचो आप। चलो पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, पहले हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। लेट्स डू वन थिंग, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस 1। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। अब मुझे ये बताओ कि मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है या Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बात एक ही है। सही बात है।
अगर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा है या z1 माइनस z2 का मॉड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों एक ही तो बात है। तो अगर मेरे पास यहां पे अल्फा माइनस बीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ? ये मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर किसके बराबर है? 2 लैम्डा की तो बराबर है अगर कंपेयर करोगे तो। भाई अगर मैं इसको लिखता तो कैसे लिखता? z माइनस अल्फा का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस z माइनस बीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के किसके बराबर दिया हुआ है? 2 लैम्डा के बराबर। यस और नो? तो क्या मैं यहां पे 2 लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? क्या मैं यहां पे 2 लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? यस सर। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 लैम्डा और माइनस का 4। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यू विल बी गेटिंग 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से 2 आ जाएगा। सर बहुत सारे एनालिसिस हो गए इस सवाल में, हमने काफी सारी चीजें देख ली इस सवाल में। ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल शुरुआत से आपको ये बात बताया हूं। अगर इस तरह की क्वेश्चन आपके सामने आती है, बोला इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये रेडियस दी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है आप सर्कल के लिए क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लैम्डा का वैल्यू अगर 2 आया, मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट के अंदर लैम्डा माइनस 1। और लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर आ गया? लैम्डा का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया? ये 2 के बराबर। सही बात है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सवाल हुआ नहीं होगा वैसे, क्योंकि ये एक लोकस था जो बहुत डिफरेंटली आपको दिख रहा होगा, और अगर डिफरेंटली आपको दिख रहा था तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आई होगी थोड़ा बहुत सॉल्व करने में। बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो 2 के बराबर है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर है? हर एक लोकस जो आपको बताया जा रहा है या हर एक बात आपको बताई जा रही है वो आपको फीड कर लेना दिमाग में, नोट्स कॉपी में नोट कर लेना कि इस लोकस का मतलब क्या होता है, व्हाट दिस लोकस इंप्लाइज। समझ रहे हैं? जैसे हमारे पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में मैंने आर्ग्यूमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, कैसे आर्ग्यूमेंट के सवालों को सॉल्व किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हमने याद किया था, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या थी वो हमने देखा था, और सिंपल जैसे आयोटा वाले सवाल वगैरह जैसे हमने किए थे पिछले क्लास में पार्ट 1 में। तो ये लोकस के कुछ सवाल थे हमने जो किए, तो इस सवाल को समझ में आया आपको? ध्यान रखिए, जेईई मेंस 2023 का सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट बात की तरफ। तो बेटू देखिए, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था ये, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने लोकस के बारे में पढ़ लिया, और पार्ट 4 जो है हमारा वो क्यूब रूट ऑफ यूनिट डी मॉडल से होगा। मैं एक और पार्ट लूंगा लोकस के ऊपर, क्योंकि लोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम 8 से 10 सवाल करेंगे, उसमें भी हम 8 से 10 सवाल करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? 8 से 10 सवाल करेंगे एंड वी विल ट्राई टू लर्न सम मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी चीजें आपको सिखाई जा रही है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा रहे हैं, आपको सबसे पहले तो उनको मेमोराइज करना है। दूसरी बात, इट्स अ क्विक रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू, और जिन्होंने पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट लर्निंग थिंग है, मतलब एक बूस्टर टाइप है कि आप फटाफट से उस चैप्टर को सीख सकते हो। मैंने आपको कल भी मतलब पार्ट 1 में एक बात कही थी। पार्ट 1 में क्या बात कही थी कि किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली छोड़ना एक सही तरीका नहीं है। क्यों एक सही तरीका नहीं है? क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर को कंप्लीटली छोड़ रहे हो, दैट मींस उसका बेसिक सवाल अगर आपके सामने एग्जाम में आ गया तो यू विल रिग्रेट कि ये सवाल मुझसे क्यों नहीं हो पाया। जैसे पार्ट 1 में हमने कुछ सवाल किए थे, यहां पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ सवाल तो बेसिक लॉजिक पे बेस्ड थे, है ना? 2-3 सवाल आपने देखा होगा डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 पता था, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y तो सब लोग पुट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए कि आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में? क्या आपको लग रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल हम कर पाएंगे, या हम ऐसा सोच रहे थे अभी शुरुआत से आखिर तक कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, हम इसके सवाल नहीं कर पाएंगे? तो थोड़ा सा आपका माइंड जो है वो इस चीज को लेके इसके रिगार्डिंग चेंज हुआ होगा कि नहीं सर, हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, आपके साथ हम लगे हुए हैं सर, आप बस हमें सिखाते जाइए, हम करते जाएंगे डेफिनेटली। बस याद रखना है कि कॉपी में सॉल्व जरूर करना है। मेरा बस एक ही इंटेंशन है, आप अगर इस सीरीज को देखेंगे, केवल आराम से लेट के देखेंगे या बैठ बैठे बस केवल सुन रहे हैं बातों को, इट विल नॉट बेनिफिट यू, इसका कोई फायदा नहीं होगा। खुद से सवाल को सॉल्व करना है, खुद से देखना है आंसर क्या है, मेथड्स को क्रॉस चेक करना है, सर ने क्या बताया, मैंने कैसे किया, हो सकता है आपने बहुत अच्छा मेथड निकाल दिया, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर। हुआ होगा काफी लोगों के साथ ऐसा कि सर हमने आपसे फास्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है बेटा, दैट इज द ग्रेट लर्निंग यू आर हैविंग। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, पूरी ईमानदारी के साथ सीरीज को फॉलो करना है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, और
99% से अबव, मैं तो कह रहा हूँ कि 100 परसेंटाइल आनी चाहिए सारे सब्जेक्ट में। ये ड्रीम लेके आप चलिए कि वी विल हैव इट, है ना। हम लोग 100 परसेंटाइल ही लाएंगे सर हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। तो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि पार्ट नंबर 3 होगा, दैट विल ऑल्सो फ्रॉम द हाउस ऑफ लोकस। उसके बाद पार्ट 4 होगा। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर पेशेंस एवरीवन। हैव अ गुड डे, बाय बाय।